नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस शानदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे आपके क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि चैप्टर वाइज सीरीज रहेगी। आज हम बात करेंगे आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है आपका आयन विनिमय। तो बोर्ड 2025 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आपका ये चैप्टर है जो बोर्ड में 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें से बड़े प्रश्न आने की संभावना नहीं है, कुछ छोटे प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि आयन विनिमय किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया या जैविक प्रक्रिया? तो इसका आंसर हो जाए कि आयन विनिमय आपकी रासायनिक प्रक्रिया है। आगे हम नेक्स्ट एमसीक्यू प्रश्न की बात करें। कैशायन एक्सचेंज क्षमता, जिसको अपन धनायन विनिमय क्षमता भी कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं? धनायन विनिमय क्षमता भी कहते हैं। तो धनायन विनिमय क्षमता, जिसको अपन सीईसी कहते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, का मापन किससे होता है? तो कैटायन एक्सचेंज का मापन किससे होता है? प्रति 100 ग्राम मिट्टी में मिलीग्राम इक्विवेलेंट से इसका मापन होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा आयन कैटायन एक्सचेंज में भाग लेता है? ये इसका मतलब है कैटायन एक्सचेंज में भाग लेता है। तो कैटायन एक्सचेंज में कौन भाग लेगा? जिस पर पॉजिटिव आवेश होगा, कैटायन एक्सचेंज। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज, जिसको अपन क्या कहते हैं? कैटायन। इसमें जो सीईसी का फुल फॉर्म है वो क्या होता है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये होता है आपके सीईसी का फुल फॉर्म। सी का हो जाएगा कैटायन, ई का एक्सचेंज हो जाएगा और कैपेसिटी का सी, तो ये बन गया आपका सीईसी। तो इसमें कौन से आयन भाग लेते हैं जिन पर धनावेश चार्ज होता है? तो धनावेश किन पर है? ये कैल्शियम +2 पर भी है, सोडियम +2 पर भी है, मैग्नीशियम +2 पर भी है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिट्टी की संरचना में आयन विनिमय की मुख्य भूमिका किसमें होती है? पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में, जल संरक्षण में, तापमान नियंत्रण में, और ऑप्शन डी है मिट्टी की बनावट को बनाए रखने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कैटायन एक्सचेंज के रूप में काम आता है? कैटायन एक्सचेंज कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं धनायन विनिमय। ये दोनों एक ही है। धनायन विनिमय हिंदी में है और कैटायन एक्सचेंज इसका नाम अंग्रेजी में कहते हैं। तो धनायन विनिमय के रूप में कौन कार्य करता है? तो धनायन विनिमय के रूप में अपन ने नोट्स में पढ़ा है कि एक तो आपका मृदा कार्बनिक पदार्थ काम करता है और दूसरा है जो क्ले खनिज। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी करेक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आयन विनिमय की गति किस पर निर्भर करती है? तो आयन विनिमय की गति आयनों के आकार पर भी निर्भर करती है, उसके आवेश पर भी निर्भर करती है, सांद्रता पर भी निर्भर करती है। तो ये तीनों हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनायन एक्सचेंज का मुख्य उदाहरण है? तो जो ऋणायन विनिमय, एनायन एक्सचेंज का मतलब है आपका ऋणायन विनिमय। तो ऋणायन विनिमय का जो मुख्य एग्जाम्पल है वो क्या है? तो ऋणायन विनिमय का मुख्य एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था क्लोराइड आयन का विनिमय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन का विनिमय। ये आपका ऋणायन विनिमय का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आयन प्रक्रिया में स्थायी और अस्थायी चार्ज मुख्य रूप से किससे जुड़ा होता है? तो स्थायी और अस्थायी चार्ज मुख्य रूप से खनिज पदार्थ से जुड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, खनिज पदार्थ से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 8वां है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में आयन विनिमय का क्या महत्व है? तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में यह पीएच को स्थिर रखता है, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, पानी की धारण क्षमता बढ़ाता है, या मृदा की संरचना में सुधार करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है, जो पौधों में पोषक तत्व है उनको उपलब्ध कराता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आयन विनिमय के दौरान कौन सा तत्व सबसे तेज गति से बदलता है? तो हाइड्रोजन तत्व है जो सबसे तेज गति से बदलता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, कभी भी पूछा जा सकता है आपके हाफ ईयरली में या फिर बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस पर अपन मार्क लगा देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ये तो थे अपने एमसीक्यू वाले प्रश्न। अब हम बात करते हैं जो आपके अति लघुतरात्मक या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनके बारे में। तो वो प्रश्न भी आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अपन आयन विनिमय चैप्टर के लिए गए हैं। तो सबसे पहले है कि आयन विनिमय की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
तो आयन विनिमय क्या होता है? आयन विनिमय उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें मृदा या किसी अन्य ठोस पदार्थ के साथ आयन आपस में बदलते हैं। ये आयन विनिमय होता है, दो प्रकार का होता है, धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है? तो आयन विनिमय आपका दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धनायन विनिमय, एक होता है आपका ऋणायन विनिमय, कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, धनायन विनिमय क्षमता की परिभाषा लिखिए। जो धनायन विनिमय क्षमता जिसको अपन CEC से लिखते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? तो धनायन विनिमय क्षमता की परिभाषा है, मृदा की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह धनायन मतलब धनात्मक आवेश वाले आयनों को अवशोषित और अदला बदली कर सकती हैं। इसे मृदा में उपस्थित कणों द्वारा विद्युत आवेश वाले धनावेशों को धारण करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये आपके धनायन विनिमय की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या है? धनायन विनिमय क्षमता की यूनिट क्या है, उसको लिखना है। तो धनायन विनिमय की क्षमता की इकाई सामान्यतः होती है आपके सेंटीमोल प्रति केजी, ये इतनी होती है इकाई। उसको या तो हम मिली क्विंटिलेट प्रति 100 ग्राम मृदा में लिख सकते हैं, से मापते हैं। तो ये धनायन विनिमय की इकाई है। अब इसका मतलब क्या है? सेंटीमोल प्रति केजी। सेंटीमोल प्रति केजी का मतलब है कि मृदा 1 किलोग्राम में कितने सेंटीमोल या सैकड़ों मोल धनायनों को धारण कर सकती है। तो ये इसका मतलब है। आपको बस इतना ही याद रखना, ये जो एरो कर दिया है मैंने सेंटीमोल प्रति केजी, यही आपके जो उसकी इकाई रहेगी धनायन विनिमय क्षमता की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणायन विनिमय और धनायन विनिमय को समझाइए, जो इनकी परिभाषा देनी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं धनायन विनिमय की। धनायन विनिमय क्या होता है? इसमें मृदा में उपस्थित ठोस कणों पर अवशोषित धनायन धनात्मक आवेश को किसी दूसरे धनायन से विनिमय किया जाता है, और यह मृदा के कणों और पौधों के बीच होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। और धनायन विनिमय के उदाहरण कौन से रहेंगे? मृदा में अवशोषित K+ आयन तथा Na+ आयन से विनिमय, ये आपका धनायन विनिमय का उदाहरण रह जाएगा। फिर ऋणायन विनिमय की बात करते हैं। ऋणायन विनिमय क्या होगा कि मृदा में उपस्थित ठोस कणों पर अवशोषित ऋणायन का किसी दूसरे ऋणायन से विनिमय, मतलब धनायन का धनायन में विनिमय होगा तो उसको अपन धनायन विनिमय कहते हैं, और ऋणायन का ऋणायन में आपस में अदला बदली होगी तो उसको ऋणायन विनिमय कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है मृदा में अवशोषित NO3- आयन का Cl+ आयन का विनिमय। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति को समझाइए। तो इसको अपने को समझाना है। तो मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति का अपने को एग्जाम्पल और उसको समझाना है। तो परिभाषा क्या है? कोलाइड संकीर्ण पर अधिशोषित विनिमय की जो आयनों की संख्या है उसकी मात्रा को अपन क्या कहते हैं? प्रतिशत बेस संतृप्ति कहते हैं। तो प्रतिशत बेस संतृप्ति की गणना का सूत्र क्या है? उसका सूत्र है V = 100S/T, जिसमें V क्या है? आपकी प्रतिशत बेस संतृप्ति, S है कुल विनिमय भस्म, और जो आपका T है उसको कहते हैं धनायन विनिमय क्षमता। ठीक है, तो ये आपका इसका सूत्र है। ये आपको सूत्र को जरूर याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। मृदा की जो प्रतिशत बेस संतृप्ति होती है उसका ये सूत्र है, तो इसको तो आपको जरूर याद ही करना है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है कि आपको आयन विनिमय के महत्व लिखने हैं। आयन विनिमय के क्या क्या महत्व होते हैं? तो आयन विनिमय के निम्न महत्व होते हैं। पहला तो होता है उसका मृदा की उर्वरता को बनाए रखना, और फिर दूसरा महत्व की बात करें तो पौधों की पोषण आपूर्ति के लिए भी उसका महत्व होता है। तो ये प्रश्न है जो आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। अब आयन विनिमय के महत्व में आपको ये जो हिंट दे रखे हैं वही 4 महत्व याद करने हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना। फिर है क्वेश्चन तीसरे में आयन विनिमय का महत्व दे रखा है, मृदा संरचना को सुधारता है, और आयन विनिमय है जो मृदा के पीएच को कंट्रोल करता है। पीएच को किस प्रकार कंट्रोल करता है? कि आयन विनिमय मृदा के पीएच स्तर को नियंत्रण करने में मदद करता है। इसमें मृदा का अम्लीय या क्षारीय स्तर संतुलित रहता है, जो पौधों की जड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट अपन आयन विनिमय के महत्व की बात करें तो जल शोधन में भी इसका उपयोग आता है, पर्यावरणीय सुरक्षा में भी होता है, और कृषि उत्पादन में भी उसका उपयोग होता है। फिर हम बात करते हैं धनायन विनिमय क्षमता क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो धनायन विनिमय क्षमता की परिभाषा तो अपन ने पहले देख ली थी, एक बार और पढ़ लेते हैं कि मृदा की वह क्षमता जिसके द्वारा वह धनायनों या धनात्मक आवेश वाले आयनों को अवशोषित या आदान प्रदान कर सकती हैं, और मृदा के भीतर धनायनों का विनिमय पौधों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर हम बात करते हैं धनायन विनिमय की क्षमता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक।
तो पहला कारक है मृदा के कणों के प्रकार और उनके आकार। तो जो मृदा में उपस्थित कणों का आकार और प्रकार होता है वो धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करता है। जैसे मृदा के छोटे कण जैसे कि मिट्टी और जो आपकी खाद हो गई या गोबर हो गया की धनायन विनिमय क्षमता बड़ी होती है, जबकि बालू जैसे बड़े कणों की कम होती है धनायन विनिमय क्षमता। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, जो कि है मृदा की जैविक पदार्थ की मात्रा। तो मृदा के जो जैविक पदार्थ की मात्रा होगी, जो बायोमोलिक्यूल्स की मात्रा होगी, वो भी उसकी धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करती है। जैसे कि इसमें दर्शाया है कि मृदा में जो जैविक पदार्थ जैसे ह्यूमस हो गया की अधिकता मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को बढ़ाती है। जैविक पदार्थ उच्च स्तर मृदा के लिए अधिक पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता प्रदान करता है। तो इसमें याद ये रखना है कि ह्यूमस होता है वो मृदा की धनायन विनिमय क्षमता है जो सी है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। तो ह्यूमस है वो मृदा की जो सी है धनायन विनिमय क्षमता को बढ़ाता है। फिर तीसरा इफेक्ट है मृदा की पीएच। तो मृदा के पीएच स्तर धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करता है। अम्लीय मृदा होती है वो निम्न पीएच की होती है जिसमें एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अम्लीय मृदा में निम्न पीएच किस कारण होती है। तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है जिसके कारण सी प्रभावित होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो धनायन विनिमय क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसमें आयन अधिकता है तो अम्लीय मृदा में जो निम्न पीएच हो जाएगी तो आपकी जो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन आयन की अधिकता ज़्यादा होगी। वहीं बात करें क्षारीय मृदा में क्या होगा, जो पीएच है वो ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा किन आयनों के कारण होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम को अपन Ca+2 से लिख देते हैं और मैग्नीशियम को Mg+2 से लिख देते हैं। एल्यूमिनियम को लिखते हैं Al+3 से और हाइड्रोजन को लिखते हैं H+ से। फिर ये चौथा इफेक्ट है मृदा में खनिज पदार्थों की संरचना। तो मृदा में खनिज पदार्थ जैसे कि मोंट मेरिलोनाइट हो गया, इलाइट हो गया, मृदा की धनायन विनिमय क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। अधिक चार्ज वाले खनिज मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को बढ़ाते हैं। जिस पर जितना ज़्यादा आवेश होगा वो मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को उतना ही बढ़ाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देते हैं, इनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट प्रश्न लाएंगे। इस चैप्टर 4 के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।